मुकम्मल होगी तेरी जिंदगी तू कोशिश तो कर, मुकम्मल होगी तेरी जिंदगी तू कोशिश तो कर, आगे बढ़ तू कोशिश तो कर। जय हिंद दोस्तों, हमने अगले वीडियो में आर्टिकल 16 तक और उससे रिलेटेड केस के बारे में जाना था। इस वीडियो में हम जानेंगे आर्टिकल 16 से आगे और उनसे संबंधित केस के बारे में। तो अब हम जानते हैं अनुच्छेद 17 के बारे में। अनुच्छेद 17 में अनटचेबिलिटी, अस्पृश्यता यानी छुआछूत के अंत की बात की गई है। यानी इस अनुच्छेद के अनुसार अस्पृश्यता यानी छुआछूत का अंत कर दिया गया है और अगर कोई भी व्यक्ति ऐसा करता है या फिर इससे जुड़ी कोई भी प्रथा को लागू करता है कानून के अनुसार दंडनीय अपराध होगा। यानी कि हम कह सकते हैं कि अनुच्छेद 17 संविधान का एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रावधान है। समाज में समानता और न्याय स्थापित करने के लिए बनाया गया है। इस अनुच्छेद के माध्यम से दलितों और पिछड़े वर्ग के लोगों को समान अधिकार दिलाने का कार्य किया गया है। अनुच्छेद 17 से संबंधित कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण केस है। पहला अस्पृश्यता अपराध अधिनियम 1955, दूसरा भीमा कोरेगांव मामला 2018, तीसरा कर्नाटक राज्य बनाम अप्पा अल्लू इग्लो 1993। भीमा कोरेगांव का मामला क्या था? इस केस के बारे में जानने से पहले हम भीमा कोरेगांव का इतिहास जान लेंगे तो इसको समझने में ज्यादा आसानी होगी। भीमा कोरेगांव महाराष्ट्र के वर्तमान में स्थित पुणे जिले में एक छोटा सा गाँव है। 19वीं सदी में कुछ महार सैनिक पेशवा बाजीराव द्वितीय के पास जाते हैं और उनके सैनिक दल में भर्ती होने की मांग करते हैं, लेकिन पेशवा यह कहकर मना कर देते हैं कि हम छोटी जात को अपने सैनिक में नहीं भर्ती करते हैं, अपमानित कर वहां से भगा देते हैं। इस घटना के बाद 500 महार सैनिक अंग्रेजी सेना में शामिल होकर 1 जनवरी 1818 को पेशवा के 28,000 सैनिकों को मार गिराए। यह लड़ाई आत्मसम्मान और अपने आजादी की लड़ाई थी। इसी लड़ाई की 200 वर्षगांठ मनाने के लिए 2018 में यहाँ पे हजारों दलित इकट्ठे हुए थे, लेकिन उस सभा में जो हिंसा भड़की उसकी आंच पूरे भारत देश में महसूस की गई। वह ये था कि 1 जनवरी 2018 को महाराष्ट्र के पुणे में स्थित भीमा कोरेगांव में अपने पूर्वजों के योगदान और शौर्यपूर्ण बलिदान का 200वीं वर्षगांठ मनाया जा रहा था। इसी बीच कुछ लोगों का गुट आया जिनके हाथों में पत्थर और हथियार थे। वे सभी भीड़ पर हमले कर दिए, जिसकी वजह से पूरे समारोह में भगदड़ मच गई, जिसके कारण एक व्यक्ति की मौत और बहुत सारे लोग घायल हो गए। पंथी वरवर राव, सुधा भारद्वाज, स्टैन स्वामी, वर्नन गुरगेज, गौतम नवलखा और अरुण फरेरा समेत 16 लोगों को गिरफ्तार किया गया। ये सभी वे लोग थे जो समारोह की अध्यक्षता कर रहे थे। यानी उन व्यक्तियों को नहीं गिरफ्तार किया गया जिन्होंने समारोह में इन लोगों को नुकसान पहुंचाया और उन पर हमला किया था। गिरफ्तार किए गए लोगों पर देशद्रोह और यूएपीए का मुकदमा दर्ज किया गया। 2 साल बाद 2020 में पूरे मामले की जांच एनआईए को सौंप दी गई। इसके बाद एनआईए ने 10,000 की चार्जशीट स्पेशल कोर्ट में पेश की। सर्वोच्च न्यायालय में गया तब सीजीआई दीपक मिश्रा और जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ और एम खनवाल की 3 जजों की बेंच बैठी और 2-1 से जजमेंट पास हुआ। जस्टिस चंद्रचूड़ ने पुलिस की कार्रवाइयों पर सवाल उठाया और कहा कि पुलिस उन लोगों के खिलाफ नकारात्मक दलीलें पेश कर रही है। हालांकि आज तक सुप्रीम कोर्ट का अंतिम निर्णय नहीं आया है। घटना के 7 साल बाद भी कई लोग जेल में बंद हैं। लोगों को लंबे कानूनी संघर्ष के बाद रिहा कर दिया गया है। स्टैन स्वामी की खराब सेहत और दुर्व्यवहार के कारण मौत हो गई। स्टैन स्वामी के पीसी में कुछ विवादित मैसेज पाए गए थे, जिसके आधार पर इन्हें गिरफ्तार किया गया था, लेकिन बाद में जांच के द्वारा पता चला कि इनके पीसी को हैक किया गया था और वो विवादित मैसेज हैक करके डाला गया था। कानून कहता है कि चाहे 100 अपराधी छूट जाएं, लेकिन एक निर्दोष को सजा नहीं मिलनी चाहिए, लेकिन इस केस में न सिर्फ सजा मिली बल्कि एक निर्दोष की मौत भी हुई। इस बात को लेकर आज भी सवाल उठते हैं कि क्यों हिंसा करने वाले मुख्य आरोपियों को छोड़ दिया गया, जबकि यह समारोह में शामिल कुछ लोगों को गलत तरीके से फंसाया गया और कड़ी कार्रवाई की गई। तो अब जानते हैं अनुच्छेद 18 के बारे में। अनुच्छेद 18 में उपाधियों के अंत के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 18 में कुल 4 क्लॉज हैं। पहले क्लॉज में कहा गया है कि राज्य किसी भी व्यक्ति को सेना या शिक्षण से संबंधित कोई भी सम्मान छोड़कर किसी भी प्रकार की उपाधि नहीं दे सकता है। दूसरी क्लॉज में कहा गया है कि भारत का कोई भी नागरिक किसी भी विदेशी राज्य से किसी प्रकार का उपाधि नहीं ले सकता है।
तीसरे क्लॉज में कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति जो भारत का नागरिक नहीं है, राज्य के अधीन किसी विश्वास या लाभ के पद पे रहते हुए राष्ट्रपति की सहमति बिना किसी भी विदेशी राज्य से किसी प्रकार की उपाधि नहीं ले सकता है। चौथे क्लॉज में कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति से भारत सरकार या विदेशी राज्य द्वारा उपाधि दी गई है, वह उसे राष्ट्रपति की सहमति बिना नहीं ले सकता है। इस अनुच्छेद का उद्देश्य यही है कि भेदभाव की भावना को दूर कर समानता स्थापित किया जाए, ताकि कोई भी व्यक्ति उपाधियों के आधार पर विशेषाधिकार प्राप्त ना कर सके। इससे संबंधित कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण केस हैं, जैसे बालाजी राघवन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1996, इंदिरा नेहरू गांधी वर्सेस राजनारायण 1975, KM नानावटी वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र 1962। जानते हैं बालाजी राघवन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस क्या था? ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण मामला है। इस केस में राष्ट्रीय पुरस्कारों जैसे भारत रत्न, पद्म भूषण और पद्मश्री की संवैधानिक वैधता को चुनौती दी गई थी। यह मामला अनुच्छेद 18 के तहत उपाधियों के उन्मूलन से जुड़ा हुआ था। याचिकाकर्ता बालाजी राघवन ने तर्क देते हुए कहा कि ये सभी पुरस्कार उपाधियां टाइटल्स हैं। यह अनुच्छेद 18 के क्लॉज 1 और अनुच्छेद 14 का उल्लंघन करता है। तब सुप्रीम कोर्ट ने आदेश देते हुए कहा कि भारत रत्न, पद्म भूषण और पद्मश्री जैसे पुरस्कार उपाधियां नहीं हैं। यह पुरस्कार व्यक्ति की योग्यता, सेवा और उपलब्धियों को मान्यता देने के लिए दिए जाते हैं, न कि उन्हें कोई विशेष दर्जा या विशेषाधिकार देने के लिए। न्यायालय ने यह भी स्पष्ट कर दिया कि उपाधि टाइटल्स वंशानुगत होती है और यह समाज में भेदभाव की भावना पैदा करती है, जबकि पुरस्कार व्यक्ति के योग्यता और उपलब्धि पर निर्भर करता है। साथ ही कोर्ट ने सरकार को सलाह दिया कि पुरस्कार जिस तरह दिया जा रहा है उसमें पारदर्शिता और निष्पक्षता सुनिश्चित किया जाए। पुरस्कार देने के दौरान जिस प्रकार इसका पक्षपात और दुरुपयोग होता है, इस पर रोक लगाया जाए। यानी कि इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया कि भारत रत्न, पद्म भूषण और पद्मश्री जैसे राष्ट्रीय पुरस्कार आर्टिकल 18 का उल्लंघन नहीं करता है, क्योंकि ये पुरस्कार उपाधियां नहीं है, बल्कि योग्यता और सेवा के आधार पर दिए जाने वाले सम्मान हैं। यानी कि इस केस ने आर्टिकल 18 के तहत उपाधियों के उन्मूलन के सिद्धांतों को मजबूत किया और साथ ही इस बात पर जोर दिया कि पुरस्कार प्रणाली में सुधार होना चाहिए। यह केस भारतीय संविधान में समानता और योग्यता के महत्व को दर्शाता है। अब आता है दूसरा मूल अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, जो अनुच्छेद 19 से 22 तक है। अनुच्छेद 19 में 7 प्रकार के स्वतंत्रता के बारे में बताया गया है। झंडा लहराने की स्वतंत्रता, पुतला जलाने की स्वतंत्रता, आरटीआई एवं प्रेस की स्वतंत्रता। दूसरा है बिना हथियार सभा करने की स्वतंत्रता। तीसरा है संगठन बनाने की स्वतंत्रता। चौथा है बिना रोक टोक के चारों ओर घूमने की स्वतंत्रता। पांचवा है भारत के किसी भी क्षेत्र में बसने की स्वतंत्रता। छठा है संपत्ति का अधिकार, जो कि अब मूल अधिकार ना रहा बल्कि कानूनी अधिकार हो गया है। सातवां है व्यवसाय करने की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 19 से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण मामले जैसे रोमेश थापर बनाम मद्रास राज्य 1950, मेनका गांधी बनाम भारत संघ 1978, AK गोपालन बनाम मद्रास राज्य 1950। तो जानते हैं रोमेश थापर बनाम मद्रास राज्य मामले के बारे में। यह मामला भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 के क्लॉज 1 के सम क्लॉज 1 के तहत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से संबंधित एक ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण मामला है। यह मामला भारतीय न्यायिक इतिहास में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार को स्पष्ट करता है। रोमेश थापर बॉम्बे में छपने और प्रकाशित होने वाली पत्रिका क्रॉसरोड्स के मुद्रक, प्रकाशक और संपादक थे। क्रॉसरोड्स तब के बॉम्बे और आज के मुंबई में मुद्रित और प्रकाशित हुआ करती थी। रोमेश थापर नेहरू सरकार की नीतियों से खुश नहीं थे, विशेषकर विदेश नीति से। इसी कारण वह अपने पत्रों में कुछ ऐसे लेख लिखने लगे जो सरकार को पसंद नहीं आया। उस समय मद्रास राज्य के पश्चिमी भाग, जो अब केरल राज्य है, वहाँ एक कम्युनिस्ट आंदोलन जोर पकड़ रहा था और इस डर से कि क्रॉसरोड्स कम्युनिस्ट विचारधारा को और भड़का सकते हैं, इसी डर से मार्च 1950 में कांग्रेस के नेतृत्व वाली सरकार ने मद्रास मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर एक्ट 1949 की धारा 9 के क्लॉज 1 के सम क्लॉज 1 के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए क्रॉसरोड्स के मद्रास में वितरण, बल्कि यूं कहिए कि घुसने पर रोक लगाने का आदेश जारी कर दिया। सरकार के इस फैसले के विरोध में रोमेश थापर ने सुप्रीम कोर्ट में रिट दायर किए
और तर्क देते हुए कहे कि इस अधिनियम की शक्तियां भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 के तहत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर गैर मनमाने तरीके से रोक लगा रही है। जवाब में प्रतिवादी यानी भारत सरकार ने तर्क दिया कि यह प्रतिबंध सार्वजनिक सुरक्षा और व्यवस्था के लिए आवश्यक था। इसके बाद 6 न्यायाधीशों की पीठ बैठी और 5-1 के बहुमत से नेहरू सरकार के खिलाफ निर्णय आया। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि वाक व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में प्रेस की स्वतंत्रता निहित है और राज्य की सुरक्षा के आधार पर इसको बाधित नहीं किया जा सकता। साथ ही प्रेस के सर्कुलेशन यानी वितरण को भी इसी आज़ादी का हिस्सा माना गया। न्यायपालिका ने यह भी कहा कि संविधान में स्पष्ट रूप से अनुच्छेद 19 के क्लॉज 2 में ऐसे प्रतिबंध नहीं दिए गए हैं जिसके आधार पर प्रतिबंध लगाया जा सके। बाद ही जून 1951 में संविधान में संशोधन किया गया और आर्टिकल 19 के क्लॉज 2 में नए कानून जोड़े गए। यह मामला अनुच्छेद 19 के क्लॉज 1 के सम क्लॉज 1 के तहत भाषण की रक्षा करने, राज्य की मनमानी शक्तियों पर अंकुश लगाने और भारत में प्रेस की स्वतंत्रता और मौलिक अधिकारों की व्याख्या को आकार देने का एक ऐतिहासिक मामला बना। अनुच्छेद 20 में अपराधों के लिए 2 सीधे संरक्षण के बारे में बताया गया है। इस अनुच्छेद में 3 प्रकार की स्वतंत्रता की बात कही गई है। पहला है एक गलती के लिए एक सजा। दूसरा है सजा उस समय के कानून के आधार पे दी जाएगी, पहले या बाद के कानून के आधार पे। सजा के बाद भी कैदी को संरक्षण दिया जाएगा। अनुच्छेद 20 के अनुसार जब तक न्यायालय किसी भी व्यक्ति को दोषी करार ना कर दे तब तक उसे अपराधी नहीं माना जाएगा। अनुच्छेद 20 से संबंधित बहुत से मामले हैं, जैसे केदारनाथ सिंह बनाम बिहार राज्य 1962, टी बारूम बनाम राज्य ऑफ मद्रास 1958, राजेंद्र प्रसाद बनाम उत्तर प्रदेश राज्य 1979। व्यक्ति की स्वतंत्रता किसी भी संपन्न लोकतंत्र की रीढ़ है। यह नागरिकों को अपनी राय व्यक्त करने, सरकारी नीतियों की आलोचना करने और प्रतिशोध के डर के बिना बदलाव की वकालत करने की अनुमति देता है। और इसी से संबंधित है केदारनाथ सिंह बनाम बिहार राज्य 1962 का मामला। तो चलिए जानते हैं इस मामले के बारे में। केदारनाथ सिंह एक क्रांतिकारी नेता थे। उन्होंने सत्तारूढ़ कांग्रेस पार्टी की पूंजीवादी नीतियों की आलोचना की थी और फॉरवर्ड कम्युनिस्ट पार्टी की वकालत की थी। उन्होंने सीआईडी अधिकारियों को कुत्ते कहा और कांग्रेस पार्टी के सदस्यों को गुंडे कहा। अपने इस भड़काऊ बयान और आलोचना के कारण केदारनाथ सिंह पर आईपीसी की धारा 124A राजद्रोह और आईपीसी की धारा 505 सार्वजनिक शरारत के तहत आरोप लगाए गए और उन्हें 1 साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई गई। केस में आगे बढ़ने से पहले हम जान लेते हैं आईपीसी की धारा 124A और 505 क्या कहता है। 124A के अनुसार यदि कोई व्यक्ति मौखिक या लिखित रूप से या संकेतों द्वारा या किसी अन्य तरीकों से ऐसी बातें करता है जो सरकार के प्रति नफरत या अवमानना पैदा करती है तो उसे आजीवन कारावास या 3 साल तक की कैद की सजा हो सकती है और जुर्माना भी लगाया जा सकता है। धारा 505 सार्वजनिक शरारत के अपराध से संबंधित है, यानी अगर कोई व्यक्ति सार्वजनिक जगहों पर राज्य के खिलाफ लोगों में अफवाह फैलाता है या उन्हें डराता धमकाता है तो उसे 3 साल की कैद या जुर्माना दोनों हो सकता है। केदारनाथ ने सजा के विरोध में पटना हाईकोर्ट में अपील दायर की, लेकिन पटना हाईकोर्ट ने सजा को सही ठहराया। इसके बाद केदारनाथ सुप्रीम कोर्ट में अपील किए। वो तर्क देते हुए कहे कि आईपीसी में दिए गए राजद्रोह के प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 के क्लॉज A के सम क्लॉज A के तहत गारंटीकृत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन करता है और साथ ही यह भी तर्क दिए कि आईपीसी में राजद्रोह का प्रावधान भारत के संविधान 1950 के विरुद्ध है। धारा 124A और धारा 505 से जुड़े संवैधानिक सवालों को देखते हुए मामलों के संवैधानिक पीठ को सौंप दिया गया, जिसमें न्यायमूर्ति वीपी सिन्हा, न्यायमूर्ति एसके दास, न्यायमूर्ति एन राजगोपाल अयंकर, न्यायमूर्ति AK सरकार सहित न्यायमूर्ति JR मुदवलकर शामिल थे। सुप्रीम कोर्ट ने इससे संबंधित सभी मामलों की समीक्षा करते हुए अपना निर्णय दिया। सर्वोच्च न्यायालय ने अपने फैसले में कहा कि राजद्रोह का मामला यानी 124A केवल उन्हीं कार्यों भाषणों पर लागू होती है जो हिंसा या अव्यवस्था को भड़काने का इरादा रखते हैं। केवल सरकार की आलोचना करना या असहमति व्यक्त करना राजद्रोह नहीं है।
साथ ही सर्वोच्च न्यायालय ने धारा 124A को संवैधानिक रूप से वैध ठहराया, लेकिन यह स्पष्ट कर दिया कि इसका दायरा सीमित है और इसे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19 के साथ संतुलित किया जाना चाहिए। यह फैसला भारत में राजद्रोह कानून की व्याख्या के लिए एक मील का पत्थर है। इसने सरकार की आलोचना और असहमति को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के तहत संरक्षण दिया, बशर्ते कि यह हिंसा या अव्यवस्था को प्रोत्साहित ना करें। यह मामला आज भी भारत में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और राजद्रोह कानून के बीच संतुलन बनाने के लिए एक महत्वपूर्ण मिसाल के रूप में माना जाता है।